वोटिंग के बाद जीत का दावा तेज होता हुआ नजर आ रहा है और हर एक प्रत्याशी लगातार जीत का दावा करता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की बात की जाए तो हर एक प्रत्याशी लगातार ये वादे कर रहा है कि इस बार फिर से हमारी ही सरकार बनती हुई नजर आएगी और उत्तराखंड के अंदर बम्पर वोटिंग के साथ तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत का दाव भी भरते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस जीत का दम भर रही है उस तरह भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने के लिए दावा करती हुई नजर आ रही। उत्तराखंड में भी इस बार किसकी जीत होगी उसको लेकर तमाम जो दल हैं वो नजर उठाए हुए हैं और उत्तराखंड में इस बार 65.61% मतदान हुआ है, जबकि साल 2017 में 64.72% मतदान हुआ था। लेकिन इस बार लड़ाई टक्कर की हो चुकी है और होने के पूरे आसार भी हैं। हालांकि जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, लेकिन इन सब के बीच कयासों का दौर लगातार चल पड़ा है। कई सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर कांटे की टक्कर भी उत्तराखंड में हो सकती है। उत्तराखंड में हर एक पार्टी लगातार जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी। हर एक प्रत्याशी अपनी जीत का लगातार दावा कर रहा है और उसके साथ में ही तमाम जो प्रचार प्रसार था वो भी थमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 14 फरवरी को मतदान हो चुका है और ईवीएम में कैद तमाम प्रत्याशियों की जो वोटिंग है वो अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। और 10 मार्च को जब नतीजे निकलकर सामने आएंगे तब यह देखा जाएगा कि आखिर उत्तराखंड में इस बार जनता ने किसको अपना मुख्यमंत्री चुना है और किन सीटों पर किन प्रत्याशियों की जीत हुई है। क्या कांग्रेस पार्टी जो हामी भरती हुई नजर आ रही है वो इस बार जीती हुई नजर आएगी, या भारतीय जनता पार्टी का जो 60 पार का नारा है वो एक बड़े पैमाने पर दिखाई दे सकता है। तमाम कैंडिडेट लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे थे और इसी कड़ी में ऐसा देखने को मिला कि जिस तरह से मामला जो है बनता हुआ नजर आ रहा था उत्तराखंड की सियासत में और कांग्रेस पार्टी किस तरह से टक्कर देगी, क्योंकि हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य और संजीव आर्य कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। क्या उनके चेहरे को लेकर इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर लगातार ये बनी हुई है, जो धामी का युवा चेहरा लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में गई है। क्या धामी के चेहरे को लेकर उत्तराखंड की जनता अपने मत का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में करती हुई नजर आएगी, क्योंकि हरीश रावत कांग्रेस की तरफ से एक बुजुर्ग और काफी सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस उत्तराखंड में हरीश रावत के नाम से कई बार सरकार भी बना चुकी है, क्योंकि उनका चेहरा बहुत महत्व रखता है साथ ही साथ उत्तराखंड की सियासत के लिए। मदन देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, अगर बात की जाए उत्तराखंड को लेकर, अब लगातार जो चुनाव प्रचार था वो रुक गया है, वोटिंग हो चुकी है, ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है। क्या कुछ देख रहे हैं जो प्रत्याशी थे, किस तरह से चुनाव हुआ और क्या कुछ नतीजे 10 मार्च को निकलकर आ सकते हैं? जी देखिए, 70 जो प्रत्याशी है उनका भविष्य अब क्या कहते हैं 25 दिन के लिए जो है अभी 25 दिन के लिए ईवीएम में कैद हो चुका है और अब इंतजार है 10 मार्च का कि कब जो है ये। हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मदन, बात पूरी करिए। जी 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 तो अब जो है 10 मार्च को ये चीज सामने निकल के आएगी कि किस तरीके के परिणाम रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑल ओवर उत्तराखंड की, तो अभी तक जो है 65% यहाँ पे वोटिंग हुआ है और जो वोटिंग हुआ उसके आधार पर इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन की स्थिति जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर वोटिंग परसेंट बढ़ता तो शायद जो वर्तमान सरकार है उनको कहीं इसका फायदा मिलता। लेकिन जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि 65% वोटिंग हुई है और यही 65% वोटिंग जो पिछली बार भी हुई थी, तो वोटिंग का जो आंकड़ा है वो बड़ा नहीं। तो ये भी एक प्रयास लगाए जा रहे हैं कि निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार एक अच्छे आंकड़े पे पहुंचेगी। हालांकि सरकार बनाने की जो बात है वो तो एक अभी अलग विषय है। लेकिन मदन जी, अगर उत्तराखंड के लिहाज से बात की जाए तो हरक सिंह रावत इस बार कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं। यशपाल आर्य हो, उनके बेटे संजीव आर्य हो, वो भी कांग्रेस के सिंबल पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में इन चेहरों के आधार पर एक एज मिल सकता है, एक बेनिफिट मिल सकता है, और भारतीय जनता पार्टी जो 60 पार का नारा इस चुनाव में देती हुई नजर आ रही है उसको कैसे देख रहे हैं? मतदाताओं ने किस आधार पर
इस बार अपने मत का इस्तेमाल करा है मदन? जी देखिए, निश्चित तौर पे जैसे कि आपने बताया कि हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य, संजीव आर्य, ये बड़े नाम है और यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत कई कई बार मंत्री रह चुके हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा उत्तराखंड के लिए उनका कांग्रेस में जाना कहीं न कहीं नुकसान दे रहा है निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए। लेकिन हरक सिंह रावत जितना सक्रिय उनको देखा जा रहा था, वो कहीं न कहीं सक्रियता उनकी दिखाई नहीं दी और खुद वो इस बार चुनाव में नहीं उतरे हैं। हालांकि उनकी बहू को जो है टिकट दिया गया है, वो लेकर दल से चुनाव लड़ रही है, लेकिन वहाँ की सीट भी जो है अभी जिस तरीके की परिस्थितियां कहीं न कहीं खटाई में दिखाई दे रही है। बहरहाल एक ये चीज जरूर कही जा सकती है कि अगर बड़े चेहरे जो है कहीं न कहीं इस तरीके से पार्टी छोड़ के जाते तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसका फायदा होता है, लेकिन कहीं न कहीं उसका नुकसान भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि यशपाल आर्य ने जब कांग्रेस ज्वाइन की थी तो चाहे भाजपा की बात करें हम, चाहे नैनीताल की बात करें, तो वहाँ पे कहीं न कहीं कांग्रेस का विरोध भी देखने को मिला है, क्योंकि लास्ट टाइम तो उन्होंने जो है कांग्रेस वापस ज्वाइन की और उसका सीधी बात ये निकल के आ रही थी कि अब जो है कहीं न कहीं फिर से एक बार कांग्रेस में जाने की इनकी मंशा सिर्फ इसलिए है कि व्यक्तिगत रूप से जो है ये अपना फायदा देख रहे हैं। तो अच्छा, बिल्कुल मदन जी, अगर वोट परसेंटेज को लेकर बात की जाए, एक एवरेज मतदान उत्तराखंड में देखने को मिला, एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान हो गया। क्या इसका फायदा किस पार्टी को मिलता हुआ नजर आता है? क्योंकि देखा जाता है जब एक बड़े पैमाने पर मतदान होता है तो विपक्षी उसका फायदा उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक एवरेज मतदान से क्या मैसेज जाता है कि आखिर उत्तराखंड की जनता क्या चाहती थी और किन आधार पर इस बार मतदान हुआ है? जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पिछली बार एक लहर के तौर पे मतदान हुए थे और एक 57% सीटें जो है बीजेपी को मिली थी, तो कहीं ना कहीं एक लहर की बात करी जाती है। लेकिन मतदान इस बार भी सिर्फ उतना ही हुआ है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस खेमे में भी कहीं ना कहीं गुट नजर आया और उसको लेकर भी जो है जनता कहीं ना कहीं निराश नजर आई है। लेकिन खासतौर पर अगर मैं 6 महीने की बात करूँ, जो कि सिंह धामी जब से मुख्यमंत्री बने, तो एक युवा चेहरा है और उन्होंने कहीं ना कहीं काम करने का प्रयास भी किया और लोगों में एक अपनी एक छवि उन्होंने बनाई है। हालांकि इससे पहले जो बीजेपी की स्थिति कहीं ना कहीं डावाडोल थी, जिस तरीके से वो तीन जो है मुख्यमंत्री बदलने पड़े, लेकिन अभी अगर 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक माहौल पुष्कर सिंह धामी ने बनाया है और निश्चित रूप से अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी के पक्ष में जो है जबरदस्त वोटिंग हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी आई है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है दोबारा सरकार बना सकती है, जिस तरीके की परिस्थिति उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। बिल्कुल मदन जी, अगर बात की जाए 70 विधानसभा की सीटें उत्तराखंड में आती हैं, लेकिन कई सीटों को बताया जा रहा है कि पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, कांटे की टक्कर बताई जा रही है कई सीटों को लेकर। आपकी नजर में कौन सी वो सीटें हो सकती हैं? क्या जिन पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को टिकट ना दिया, जो निर्दलीय खड़े हुए, वो इस बार पार्टियों का खेल बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं? जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से कि देखा गया भी हमने कि 12 जो है प्रत्याशी बीजेपी के ऐसे हैं जो कि भाजपा छोड़ के गए हैं और वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही 8 प्रत्याशी जो है कांग्रेस के भी हैं, जहाँ पे कि अभी त्रिकोणीय स्थिति बन चुकी है। बहरहाल कई ऐसी सीटें हैं, अगर मैं डोईवाला की बात करूँ तो डोईवाला में जो है जितेंद्र नेगी जो कि भाजपा छोड़ के गए थे, उन्होंने वहाँ पे ताल ठोकी है और निश्चित रूप से एक बड़ा आंकड़ा वो लेके जाएंगे जो कि भाजपा के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं जो है लाल कुआं में जैसे हरीश राव जी लड़ रहे हैं, वहाँ से जो है डालाकुटी, संजय डालाकुटी निर्दलीय लड़ रही जो कांग्रेस छोड़ के गई है, तो वहाँ पे भी स्थिति जो त्रिकोणीय हो गई है। ऐसी कई सीटें हैं जहाँ पे स्थिति त्रिकोणीय हो गई, चाहे मैं बात धनोल्टी विधानसभा की करूँ या यमुनोत्री विधानसभा की करूँ। और तीसरी एक बात और है कि कहीं जो है आम आदमी पार्टी के भी 2-4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक मजबूती से वहाँ पे खड़े हैं। और यमुनोत्री की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी है वो वहाँ से उनकी जो जीतने की बात सामने आ रही है, कोटियाल जी की। तो कहीं ना कहीं स्थिति इस तरीके की है कि त्रिकोणीय वहाँ पे परिस्थितियां बन रही है और कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात करूँ तो दोनों तरफ भी नुकसानदेह।
बिल्कुल। हेलो। और बिल्कुल मदन जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि उत्तराखंड के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। अगर बात की जाए जो बहुमत अगर किसी पार्टी को नहीं मिलता है, जो निर्दलीय जो कैंडिडेट होंगे, क्योंकि 57 सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, इससे पहले जो निर्दलीय कैंडिडेट होते हैं उनकी भूमिका उत्तराखंड की सियासत में बहुत महत्व रखती है। वही सरकार बनाने के लिए प्रयास करते हैं और सरकार उन्हीं के दम पे बनती है। क्या इस बार वो चुनाव आपको लग रहा है कि किसी को अगर बहुमत ना मिला तो जो किंग मेकर होगा वो निर्दलीय प्रत्याशी होंगे? नहीं, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में ये पहली बार नहीं हुआ, पहले कई बार ऐसी स्थितियां आ चुकी है। जैसे कि 2012 में जो जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, उस समय ऐसी स्थिति आई थी यहाँ पे कि एक सीट का सिर्फ अंतर था, और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं धनोल्टी की जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, वो जो है कांग्रेस में चले गए। तो उसके बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। तो ऐसी स्थिति निश्चित रूप से आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही है ना, तो बीजेपी जो है इस तरीके का दावा कर सकती है कि पूर्ण बहुमत से यहाँ पे आएंगे, और कांग्रेस भी जो है इस तरीके का दावा नहीं करी। हालांकि व्यक्तिगत रूप से सब यही कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, लेकिन जो हकीकत है वो कहीं ना कहीं इस बार विपरीत दिखाई दे रही है। और कांग्रेस भी मजबूती से इस बार लड़ी है, और जिस तरीके की परिस्थिति पूर्व उत्तराखंड में देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं मामला कांटे की टक्कर जो है देखने को मिलेगी। और निश्चित रूप से जैसे कि आपने बताया, निर्दलीय जो प्रत्याशी होंगे वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमि में। बिल्कुल मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे इस बातचीत के लिए और विस्तार पूर्वक समझाने के लिए। क्योंकि उत्तराखंड की सियासत का अगर जिक्र किया जाए तो उत्तराखंड के अंदर निर्दलीय बहुत अहम भूमिका में रहते हैं, क्योंकि इस बार भी प्रत्याशियों ने अपने तमाम जो कैंडिडेट हैं उनको टिकट न दिया और वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे। मदन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में अगर बात की जाए वोटिंग परसेंटेज को लेकर, तो एक एवरेज वोटिंग परसेंटेज दिखाई दी है। और क्या है इसका मैसेज, क्या है इसका आधार, किस तरह से जो वोटिंग परसेंटेज कम होती हुई नजर आई है उससे क्या फर्क पड़ेगा, और किस तरह से आगामी विधानसभा का जब नतीजा आएगा तो कौन सी भूमिका अहम हो जाएगी, इसके ऊपर बात की जाए तो 10 मार्च को ही नतीजे आएंगे और ये देखा जाएगा कि आखिर किस तरह से उत्तराखंड की सियासत को लगातार जो प्रत्याशी